गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 1 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो होगा वर्ल्ड पेज से, और ये है इजराइल अटैक्स हमास इंटरनल्स, गाजियन सेड 50 किल्ड इन एयर स्ट्राइक। यानी कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम अगर इसे देखें तो जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये हमारे लिए रिलेटेड हो जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में फॉर श्योर। बिकॉज क्योंकि मुद्दा चल रहा है, इसी से पहले 1 साल पहले यूक्रेन रशिया वॉर भी हुआ था। हो सकता है कोई सवाल आ जाए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये इनएविटेबल चीज़ थी, करंट अफेयर में तो आ ही सकता है। उसके अलावा ये भी जान सकते हैं कि इंडिया ने जो स्टैंड लिया वो किस हद तक ठीक था, या इंडिया का क्या स्टैंड था। तो इस तरीके से संभावना है कि ऐसा सवाल बन सकता है। तो बहुत शॉर्ट में इसमें देख लेते हैं कि अभी चल क्या रहा है। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक के आंकड़े क्या कह रहे हैं, डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात करें तो डेथ हो चुकी है इजराइल के अंदर ऑलमोस्ट 1400 से ज़्यादा लोगों की। और यही आंकड़ा पैलेस्टाइन के लिए कुछ और बोलता है, क्योंकि पैलेस्टाइन में ये आंकड़ा बताता है कि 8,500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और कल यानी पिछले लास्ट 24 घंटे के अंदर 219 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, ये बताता पैलेस्टाइन का आंकड़ा। इंजरी की बात करें तो इंजरी के अंदर टोटल जो इंजरी है वो 5,400 से ज़्यादा लोगों को हुई है। कहाँ पे? इजराइल के अंदर। और पैलेस्टाइन में अगेन ये बहुत भारी और बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो इंजरी है वो 20,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। यहाँ पे जो ये डेड है यानी कि 8,525 लोग जिनकी डेथ हुई है, उनमें से ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा वुमेन एंड चिल्ड्रन है। हाउ? कैसे हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन? बिकॉज क्योंकि क्या हुआ है ना कि इनमें से डेथ होने वालों में से ऑलमोस्ट 3,500 तो बच्चों की डेथ हुई है, किड्स की यहाँ पे जान जा चुकी है। और 2,500 के ऑलमोस्ट या 2,000 से प्लस यहाँ पे वुमेंस की डेथ हो चुकी है, औरतों की जान जा चुकी है। अभी तक ये आंकड़ा 10,000 तक नहीं पहुँचा है, समथिंग 8,500 के पास है। तो 50% से ज़्यादा जो डेथ है वो देखने को मिलती है यहाँ पे बच्चों की और औरतों की, जिनकी कोई गलती थी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या बताया है। देखिए क्या बता रहे हैं कि गाज़ा के अंदर अब ग्राउंड का जो वो है इन्वेजन, यानी कि जिसको सेकंड स्टेज ऑफ वॉर का नाम दिया है वहाँ के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने बताया है कि उन्होंने अभी कुछ टनल्स को ढूंढ लिया और उन टनल्स के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया है ग्राउंड से, नीचे से जाते हुए। उसके अलावा कल फिर उन लोगों ने एयर स्ट्राइक की है, और एयर स्ट्राइक के अंदर वहाँ के जो एक कैंप था, आप इस बच्चे को देखिए, ये जो पैलेस्टाइन में जहाँ पे रिफ्यूजीज कर जाने की जो अभी तक गए हुए हैं लोग, वहाँ पे जो कैंप था उसके अंदर 50 लोगों की डेथ हो गई है, जो सिविलियन थे, मतलब एयर स्ट्राइक की वजह से। और इस न्यूज़ में आज इतना ही। नेक्स्ट न्यूज़ भी यहीं से है, यानी कि वर्ल्ड के पेज से ये बताते हैं कि कैसे अफगान्स हेड टू पाकिस्तान बॉर्डर एज डिपोर्टेशन डेडलाइन लूम्स। क्या हुआ है ना कि जब ये तालिबान का जो भी क्राइसिस हुआ था, यानी कि तालिबान जो है वो पावर में आया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले, उस समय पे बहुत सारे तालिबान के लोग जो थे वो वहाँ से निकल गए थे, बाहर आ गए थे, डिफरेंट कंट्रीज़ में आ गए थे। जैसे कि उन्हीं में से कुछ में से एक इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे गए, और भी जहाँ जहाँ वो निकल सकते थे निकल गए थे। तो ऐसे ही अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या निकल के आई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन ऐसे लोग रहते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो लोग अफ़गानीज़ हैं। 2 मिलियन से कितना मतलब होता है, यानी कि 20 लाख लोग। ठीक है, 20 लाख लोग अभी पाकिस्तान के अंदर ऐसे रह रहे हैं जिन जो अफ़गान से हैं, लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान ने उनको धमकी दिया, उनको बोला कि देखिए अगर कोई भी इंसान 31 अक्टूबर तक यहाँ से नहीं जाता है तो उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा। और सिर्फ अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा और उसको फिर डिपोर्ट भी किया जाएगा। ठीक है, वापस वहाँ पे भेजा जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग खुद ही चले जाएं। तो यही यहाँ पे देखने को मिला है, यही खबर है कि बहुत सारे लोग जो हैं ऑलमोस्ट 60,000 से ज़्यादा
ज़्यादा जो लोग हैं वो कल वहाँ से निकल चुके हैं। पहले भी लोग जा रहे होंगे। ऑल्दो इस स्टेप की बुराई भी की है बहुत सारे, जैसे यूएन जैसे कंट्रीज़ और जो कंट्रीज़ है यूएसए, यूके, उन्होंने इसका कंडेम भी किया है, इसकी निंदा भी की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहा है, थ्रेट दे रहा है लोगों को ऊपर अपने वहाँ से निकालने के लिए, और उनको एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भेज रहा है विदाउट थिंकिंग अबाउट दैम। तो ये कुछ और कंट्रीज़ का यहाँ पे बयान है, कहना है। नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं, द एडिटोरियल पेज, इंडियन एक्सप्रेस, इन द इंटरेस्ट ऑफ एन, यहाँ पे लिखा है चिन्ना माया आर गहरे खान, ठीक है। तो ये लिखते हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ एन, दैट इज़ द हेडलाइन। ये बोलते हैं कि इजराइल मस्ट पे हीड टू द यूएन कॉल फॉर ए सीज फायर, एंड ये सपोर्ट भी करते हैं इस बात को। देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो यूएन है उसमें एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया था, ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास करवाया गया था। उस रेजोल्यूशन के ऊपर क्या क्या बातें हुई थी, उस रेजोल्यूशन के अंदर, ये मैं आपको बाद में एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि 121 वोट्स ऐसी हुई थी जिन वोट्स ने जो रेजोल्यूशन था उसके फेवर में वोट किया था, 121 वोट्स। उसके अलावा यहाँ पे 41 वोट्स ऐसी थी जिन्होंने वोट ही नहीं किया, जो एब्सटेंट कर गए थे, यानी कि जो इंडिया जैसे जैसे कुछ कंट्रीज़ थी, इंडिया था, कनाडा था, ठीक है, इनमें, और यहाँ पे यूके भी था, और कुछ कंट्रीज़ वेरी मिनिमल जैसे कि 4 या 5 कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया था, ठीक है। अगेंस्ट मतलब कि ये रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और उनमें से मेन कंट्री कौन सी थी, उसमें से मेन कंट्री थी इजराइल, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ था, एंड यूएसए जिसने उनका साथ दिया। नाउ व्हाट वाज दिस रेजोल्यूशन, इस रेजोल्यूशन के अंदर 3 चीज़ें थी, 3 शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त थी कि एक तो सीज़ फायर हो जाना चाहिए, जो भी आप अभी तक कर रहे हैं उसको बंद करो, ठीक है, जो भी आप ग्राउंड से कर रहे हो, एयर स्ट्राइक से कर रहे हो। तो सीज़ क्या होता है, किसी चीज़ पे रोक लगा देना, फायर क्या है कि आप जो भी हमले कर रहे हो तो हमलों पे बिल्कुल रोक लगा दो। सेकंड चीज़ यहाँ पे थी कि जिसने भी जिन जिन बंदियों को बनाया गया है, ठीक है, जिनको भी अबडक्ट किया गया है, उनको छोड़ देना है आराम से, ईजिली उनको दे देना है एक दूसरी कंट्रीज़ को। और थर्ड जो यहाँ पे थी वो थी कि एड, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको इज़राइल हमास के लोगों तक पहुँचने दे। तो ये 3 जो रेजोल्यूशन की शर्तें थी, ये रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशंस द्वारा पास की गई हैं, लेकिन इस पे इज़राइल ने कोई भी संकेत नहीं दिखाया है। इज़राइल इसके बिल्कुल अपोजिट है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हमास क्या, सॉरी, यूएन जो है या कंट्रीज़ क्या बोल रहे हैं। उन्होंने ना तो अभी तक सीज़ फायर को बंद किया है, ठीक है, सीज़ फायर उन्होंने ही किया नहीं है। दूसरी चीज़, उन्होंने अभी तो कोई हमले रोके ही नहीं, उन्होंने और भी ज़्यादा टैंक्स जो है उनको भेज दिया है इस रेजोल्यूशन के बाद। ये रेजोल्यूशन 24 अक्टूबर को आया था, ठीक है, और आज हम देख रहे हैं कि कैसे आज के दिन भी, यानी 31 अक्टूबर के दिन भी 24 घंटे पहले 219 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, यानी कि जिस 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, और इस रेजोल्यूशन का कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं है इजराइल के ऊपर, ठीक है, वो नहीं मान रहा है। हाँ, इसके क्या कॉन्स्ट्रेंट आएंगे, क्या रेपरकशन देखने को मिलेंगे, वो आगे की बात है, शायद वो इजराइल झेलने के लिए तैयार भी है। इजराइल का मेन मोटिव अब यहाँ पे क्या है, इजराइल का मेन मोटिव यही है कि वो हमास को बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहता है, बिल्कुल ख़त्म करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हमास बिल्कुल भी दिखे, ठीक है, तो हमास को बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहता है इजराइल, और इसी कारण से वो अपने जो हमले हैं उनको नहीं रोक रहा है। वो लगातार कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, ग्राउंड से भी टनल्स को ढूंढ रहा है। ऑथर यहाँ पे सवाल उठाते हैं, ऑथर जो है गहरे खान जी, वो एक क्वेश्चन उठाते हैं कि इजराइल, मान लीजिए फॉर सपोज कि ठीक है, जिस स्पीड से चल रहा है शायद वो हमास को एलिमिनेट कर भी देगा, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद क्या होगा, क्या इजराइल खुद वहाँ पे जाके राज करेगा, उस टेरिटरी को लेगा? तो ऑथर बताते हैं कि ये जो है इजराइल शायद नहीं करेगा, और करना चाहिए भी नहीं। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर आप गाज़ा में इजराइल चला जाता है तो उसके बाद जो नॉर्मल गाज़ियन पीपल हैं वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इससे भी बड़ा कोई रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। जो आपको पहले ही मतलब आपकी एक गलती की वजह से जो आपको रिजल्ट मिला, और फिर आपने इतना सीवियर स्टेप उठाया है, इतना बड़ा स्टेप वहाँ पे उठाया है, अगर आप फिर से करेंगे तो वो लोग नहीं चाहेंगे। हो सकता है कि कुछ गाज़ियन जो है वो हमास का रूल नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि हमास जो है वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक
ठीक है, डेमोक्रेसी से वो लोग पावर के अंदर चल रहे हैं लगातार 2005 के अंदर से, ठीक है। तो जब ये हुआ है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो मतलब सिंपल सी बात है कि उनके जो इमोशंस है सिविलियंस के, वो उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन जो है वो उठाते हैं ऑथर कि शायद हो सकता है इज़राइल जो है ये सोचता हो कि वो इजिप्ट को दे दे इसको, लेकिन अगर वो कहेगा कि इजिप्ट तुम आओ और यहाँ पे आके काम करो, थोड़ा सा संभालो कुछ समय के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को, तो इजिप्ट का बिल्कुल सीधा सीधा जवाब होने वाला है नो थैंक यू, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट है नहीं। उन इजिप्ट ने ये चीज़ें पहले ही दिखा दी हैं, ही इज़ नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन एनी हाउ, ठीक है, बिल्कुल भी वो इंटरेस्टेड है नहीं। थर्ड यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि शायद ये भी हो सकता है कि इज़राइल जो है वो PA यानी कि जो पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी है वेस्ट गाज़ा के अंदर, उनको शायद वो बुला सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, लालच दे सकते हैं कि चलिए आप आ जाइए और आप संभालिए, अब दोनों ही आपकी हो गई हैं, पैलेस्टाइन भी, ये गाजा स्ट्रिप भी आपका हो गया और वेस्ट बैंक भी आपका हो गया, ऐसे बाउंड्रीज बन सकती हैं, ऐसे शायद जो है। और इसके बाद ऑथर का ये भी मानना है कि शायद जो PA के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है महमूद अब्बास, वो शायद इस चीज़ से लालच उनको आ भी जाए और वो शायद यहाँ पे आ भी जाए। तो ये इज़राइल के सामने 3 स्टेप्स थे जो जिसमें से मतलब एक जो है वो पूर्ण होने की संभावना है कि ठीक है ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और इसके बावजूद भी यहाँ पे उतर कुछ सवाल उठाते हैं कि कैसे कुछ लोग जो हैं वो अभी तक 2 स्टेट थ्योरी के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन इज़राइल ने कभी भी इस बात को नहीं माना है कि वो लोग इन्हीं को, हमास को 2 स्टेट एक और नेशन बना के दे दें और वो खुद अपना जो है नेशन अलग से रखे। ये बात वो मान ही नहीं रहे, उनका मेन फोकस एलिमिनेट करना है पूरा का पूरा हमास को, क्योंकि उन्होंने जो ओस्लो अकॉर्ड था जो आज से बहुत पहले आया था उसको भी रिजेक्ट कर दिया था कोड को, ठीक है, तो उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड को ही नहीं माना था। इसके अलावा अब ऑथर लास्ट में अपनी बात बताते हुए बोलते हैं कि कैसे इज़राइल को अब सीज़ फायर कर देना चाहिए। और ठीक है, मतलब इनका तो वही है कि पॉजिटिवली ह्यूमन अप्रोच के बारे में ही सोचते हुए बोल रहे हैं कि कैसे मूवमेंट्स को वो ध्यान रख सकते हैं, लोगों की को इधर जाने वाले उधर जाने वाले, लेकिन बाद में वही आ जाता है क्वेश्चन कि सिविलियंस को यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा डैमेज बिना किसी गलती किए उठाना पड़ रहा है, ठीक है। जस्ट सम ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन जो चाहते थे आपसे बदला लेना, जिन्होंने गलती की थी। बट फिर यहाँ पे ये भी बात आती है कि इज़राइल जो है हमेशा से वो रिटर्न को बहुत ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस दी है उसने, ठीक है। कैसे, अगर इज़राइल का कोई सोल्जर्स की डेथ हो जाती है तो भी वो उनको रिटर्न मांगते हैं कि नहीं हमें वापस दीजिए। अगर उनके कोई मतलब पर्सन है, सिटीजन्स है, उनका कोई कैप्चर कर लेता है तो अगेन क्वेश्चन वही रहता है कि उनको हर सिटीजन अपना वापस चाहिए। ये इज़राइल ने पास्ट में भी दिखाया है और ये इज़राइल अभी भी दिखा रहा है, अभी भी वो उसी अपना जो उनका मोटिव है वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे लुक बियॉन्ड कोटा, ठीक है। ये आर्टिकल है अबाउट दिस मराठा कोटा जो मांग रही हैं, मराठा जो कम्युनिटी है वो एक रिजर्वेशन मांग रही हैं, ठीक है। मराठा कम्युनिटी इज़ आस्किंग फॉर रिजर्वेशन। और क्यों आस्क कर रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लोग भी सोशली एंड इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक टाइम पे बहुत वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ठीक था, राज करते थे हमारे शिवाजी मराठा या फिर उसके बाद जो भी आगे उनके पेशवा आते हैं स्ट्रॉन्ग, बाजीराव, विश्वास राव, ये सब आने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो अभी भी हम लोग स्ट्रॉन्ग। और एक टाइम पे ऐसा भी लग रहा था कि मॉडर्न इंडिया में शायद मराठाओं का डिक्लाइन हो, मुगल्स का डिक्लाइन हो रहा है और उसी के साथ साथ मराठास जो थे वो एक साथ राइज कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि मुगल्स ख़त्म हो जाएंगे और पूरे इंडिया पे मराठास आ जाएंगे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब हम लोगों को चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि आप लोग सर्वे करवा लीजिए इसी के उसके अंदर 2018 के अंदर जब ये पहली बार जो लीडर के हंगर स्ट्राइक के जो लीडर हैं आज जो कर रहे हैं, यानी कि वो भूखे रह रहे हैं, मनोज जागरण पाटिल जी, उन्होंने इसको और ज़्यादा हवा दे दी है, मतलब कि और ज़्यादा आ गया है सामने निकल कर।
तो वहाँ पे 2018 में भी कुछ ऐसा देखने को मिला था। 2016 से ये बहुत लंबी लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से आ गया है। 2016 में, 2015 से, 2016 में इन लोगों को रिजर्वेशन दे भी दिया गया था। फिर वहाँ पे बात पहुँची 2018 में महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन के पास, उन्होंने SEBC एक्ट जो है, SEBC क्या एक्ट है ये? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट। इसके अंदर उन्होंने प्रूव भी किया कि मराठा जो कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए पब्लिक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2021 में इसको हटा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप रिजर्वेशन की जो मतलब मूल जो बातें हैं उनको ही ख़त्म कर रहे हैं, राइट, कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, वही नहीं कह रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको रिजेक्ट किया तो उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था एक और कम्युनिटी के द्वारा जो कि बनाई गई थी इसके अंडर कम्युनिटी, जिसका नाम था जस्टिस गायकवाड़ कमीशन। जस्टिस गायकवाड़ कमीशन। ये गायकवाड़ कौन थे? ये जस्टिस थे, लेकिन रिटायर हो चुके थे, जज थे। तो इनको कमीशन का हेड बनाया और इनको कहा कि आप प्रूव कर दीजिए कि इन लोगों को रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन इसके कमीशन के अकॉर्डिंग ये प्रूव हुआ कि मराठास जो हैं वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, यानी कि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2 रीज़न्स की वजह से, एक तो ये रीज़न था कि जस्टिस जो गायकवाड़ जो कमीशन है उसकी वजह से, और दूसरा था क्योंकि 50% वाली बात। ये 50% वाली बात कहाँ से आई थी? ये बात आई थी इंदिरा सुहाने जो कमीशन था उसने इसको बताया था, और इसी बुनियाद पे उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये भी बात करते हैं कि कैसे ये कोई नया सा फिनोमिना नहीं है, बहुत सारी ऐसी कास्ट है, जैसे हरियाणा में देखें तो जाट्स हैं, उसके अलावा और स्टेट्स में किसी में बताया जाए तो जैसे गुजरात में देखें तो यहाँ पे पाटीदार्स होते हैं, पत्तीदार्स, और यहीं पे अभी महाराष्ट्र में देखें या मुंबई में देखें तो मराठास। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अकेले कोई ऐसी प्रोमिनेंट कास्ट है जो ऐसी डिमांड्स कर रही है, बिकॉज ये हर स्टेट की जो प्रोमिनेंट कास्ट है ऐसे वो लोग इसकी डिमांड पास्ट में कर चुके हैं, और इन लोगों को ऑलमोस्ट EWS के अंदर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मराठास जो है वो भी अपनी बात कर रहे हैं। आगे एक और आर्टिकल में हमें ये पता चलेगा कि कैसे इन लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेन पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हुए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये है एवरी ड्रॉप काउंट्स। हर जो एक ड्रॉप है वो काउंट होती है। यूएन ने एक रिपोर्ट छापी है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ड्राइव्स होम द नीड फॉर डिमांड साइड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एक्वीफायर। तो ये जो रिपोर्ट्स है ना, ये बेसिकली एक्वीफायर्स के ऊपर है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की पिछले हफ्ते। उन्होंने वार्न किया है कि इंडिया के अंदर 31 जो एक्वीफायर है उसमें से 27 एक्वीफायर इतनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से वो लोग जा रहे हैं कि उनको दोबारा से रिचार्ज करना उतनी तेज़ी से पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को ये आर्टिकल थोड़ा समझ में आए उसके लिए मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि एक्वीफायर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए ये यहाँ पे आपका ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज़ ग्रास एंड यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह हैं, और ठीक है, दिस इज़ ग्रास वगैरह। यहीं पे आपको पीछे दिख रहे हैं कुछ माउंटेन्स वगैरह, ओके। तो यहाँ पे कुछ ये आप मान लीजिए कि ये ग्राउंड है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब रेन होगी, जब आपको यहाँ पे दिखाई देगी बारिश या फिर और कुछ, जैसे कि समुंदर, यहाँ पहाड़ों में से जब कोई नदी निकलती है और वो ग्राउंड के सहारे चलती चलती जाती है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? बारिश होगी। बारिश में क्या आता है? पानी आता है। पानी आता है तो वो पानी ग्राउंड के अंदर भी जाता है, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जो ऊपर, ये पूरे हर जगह पे नहीं होता है। जहाँ की सोयल, मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ की सोयल, जो सोयल पोरस होती है, मैंने आप लोगों को वोकेबलरी में समझाया भी था कि पोरस क्या होता है या पोरसिटी क्या होती है। तो पोरस क्या होता है कि इस सोयल के अंदर से पानी जो है वो अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, और इस पेनिट्रेशन को वाटर के अंदर जाने को बोला जाता है इनफर्टिलेशन, ठीक है, इनफर्टिलेशन, कि पानी जो है वो इनफर्टिलेट कर रहा है, अंदर जा रहा है। लेकिन अब ये पानी यहाँ पे जा रहा है, थोड़ा सा इकट्ठा होने लगा है, और ये पानी जो मूव भी करता है, अब इसके नीचे एक ऐसी चट्टान आएगी, यहाँ पे मान लीजिए दिस इज़
ये वाटर टेबल, इसको ऊपर वाले को जहाँ से पानी शुरू हो रहा है इसको वाटर टेबल कहते हैं। और ये जो नीचे है ये एक चट्टान है, ठीक है। ये कोई ऐसी चट्टान है जो इनपरमिएबल है, ठीक है, इम्परमिएबल। और परमिएबल क्या होता है? परमिएबल होता है उसी का अपोजिट इम्परमिएबल है। परमिएबल होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो पानी को अपने अंदर से जाने दे। ये कोई चीज़ है, इसके अंदर ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वो अपने पानी के अंदर से उसको जाने दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पे कोई इम्परमिएबल चट्टान आती है या रॉक होती है नीचे, तो वो पानी को अब आगे क्रॉस नहीं होने देती और इसी वजह से पानी जो वहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है और इकट्ठा होकर ये ग्राउंड वाटर का जितना भी पार्ट बनता है यहीं से मूव भी करता रहता है, आगे पीछे भी जाता रहता है। ऐसा ही ये पानी रिवर के सहारे से भी नीचे आके इकट्ठा होता है। रिवर भी तो पानी चला रही है ना, उसके सहारे से भी हो रहा है। कई बार तो पूरी की पूरी नदियाँ ही ग्राउंड वाटर में आ जाती है और नीचे एक्वीफायर में बहती हैं और फिर कहीं से वो ऊपर पानी निकालती हैं। ये हमारा हो जाता है एक्वीफायर, ठीक है, ये बन जाएगा एक्वीफायर। एक्वीफायर समझ में आया अब आप लोगों को कि जो ग्राउंड वाटर हम लोग अभी यूज़ करते हैं, जो नेचुरल तरीके से कहीं पे बना हुआ है, जिसमें हमारा उसको रिसर्च करने में कोई खास योगदान है नहीं। रोज़ का जो आप ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं ट्यूबवेल के सारे इरिगेशन के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, या जो घरों में आता है पंप होके नीचे से निकाल के, तो ये पानी आता है एक्वीफायर से। और यही यहाँ पे आर्टिकल में यूएन के बताया गया है कि कैसे जो ये एक्वीफायर है इंडिया के अंदर, जो कि 31 से अकॉर्डिंग बताया कि ये इनमें से 27 जो एक्वीफायर है ना, वो इतने स्लोली यानी कि इतने ज़्यादा स्पीड से, इतने स्पीडली वो डिप्लेक्ट हो रहे हैं, इतने स्पीडली वो खाली हो रहे हैं। आपने देखा है कि ग्राउंड वाटर क्यों डाउन चला जाता है। कहीं पे हमें 100 मीटर पे ग्राउंड वाटर मिल जाता है, उससे नीचे जाए तो फिर 200 मीटर पे मिलेगा, फिर आपको उसी जगह पे कुछ समय के बाद 500 मीटर पे मिलेगा। ये सब क्या होता है? या फुट पे मिलता है, मैंने गलती से मीटर लिख दिया, तो ये कुछ फीट पे पर्टिकुलरली मिलता है। तो ये क्या हो रहा है कि आपका जो ग्राउंड वाटर एक्वीफायर जो है, देखिए पहले एक्वीफायर था यहाँ तक भरा हुआ, ठीक है, जहाँ पे ऊपर वाला ये होता है, मैंने आपको बताया उसको क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। पहले एक्वीफायर बिल्कुल रॉक के ऊपर तक था। आपने कोई भी मशीन वगैरह डाली, आपने बोला कि चलो हमको पानी चाहिए, आपने एक मशीन यहाँ पे डाल दी, आपको पानी यहीं पे मिल गया। अब कंडीशन हो गई है चेंज, क्योंकि ये स्पीड ले जा रहा, अब इतना एक्वीफायर खाली हो गया है, ठीक है, इतना एक्वीफायर जो है खाली हो गया। ग्राउंड के बहुत नीचे वाले पोर्शन में अभी तक पानी बचा है, लेकिन ऊपर नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, और नीचे डालना पड़ेगा अपने सबमर्सिबल को या इंस्ट्रूमेंट को जो भी आपके पास, और तब आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा। और ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी स्टेट की, जैसे हरियाणा पंजाब के अंदर, क्योंकि उन लोगों ये जो स्टेट्स हैं, ये लोग धान की जो सबसे जो शुगर की, उसके अलावा जो बासमती राइस होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मानसून उतनी ज़्यादा नहीं होती है, रेन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, बारिश इतनी चाहिए होती है, तो ये लोग किस चीज़ से करते हैं, इरिगेशन से करते हैं। और यहीं पे ग्राउंड वाटर जो है इन स्टेट्स का बहुत ज़्यादा डाउन चला जा चुका है। ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो स्पीडली नीचे जा रहा है, लेकिन अब इसको रिचार्ज करना होता है। रिचार्ज किस चीज़ से होगा, जिस चीज़ से पहली बार बना था, यानी बारिश से, किसी लेक से, किसी नदी से। तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इसका रिचार्ज करेंगी, ठीक है, रिवर। और ये रिचार्ज यहीं पे इसका यूएन की इनका रिपोर्ट का बोलना है कि ये रिचार्ज होना बहुत स्लो है प्रोसेस। जितना फास्ट वो डिप्लीट हो रहा है, खाली हो रहा है, उतनी जल्दी से रिचार्ज नहीं होने वाला। तो यहीं पे अगर यहाँ पे इंडिया का के बारे में मैं कुछ और बताऊँ आर्टिकल के से ही, तो ये भी बताया गया आर्टिकल में कि कैसा इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट जो ग्राउंड वाटर है उसको पंप करता है, ठीक है। इतना पंप करता है इंडिया, हाईएस्ट पंप करता है ग्राउंड वाटर को, इतना ज़्यादा पंप करता है कि यूएसए और चाइना दोनों को अगर मिला दिया जाए कि वो लोग कितना पंप कर रहे हैं पानी को, जबकि चाइना की पॉपुलेशन को भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चाइना में पॉपुलेशन कम है, हमारी बहुत ज़्यादा। ये बहाना भी वहाँ नहीं चलेगा। जब इन दोनों का जितना बराबर आएगा उससे भी ज़्यादा जो है वो इंडिया इकलौता ऐसा है कि वो ग्राउंड वाटर को पंप करके बाहर निकालता है। तो यही प्रॉब्लम है कि जो सेंट्रल हमारे इंडिया के अंदर क्या है ना कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड बनाया गया है, ठीक है, ग्राउंड वाटर बोर्ड CGWB। और उसका ये मानना, जो पूरे के पूरे जितने भी ग्राउंड वाटर उनके ऊपर उनकी नज़र रहती है, बताते हैं, उसका ये मानना है कि 70% जो वाटर का यूज़ होता है इंडिया के अंदर किसी भी काम के लिए, वो होता है ग्राउंड वाटर सोर्सेज से, ठीक है,
किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। अगेन मैं बताती हूँ, इंडस्ट्री हर जगह पे तो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक तो इनफिल्टरेट ऑलरेडी हो चुका होता है ये, मतलब कि इतना ज़्यादा खारा नहीं होता है, वो ऑलरेडी बिल्कुल अच्छे वाला जो पानी होता है ना ग्राउंड के अंदर वो मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक शाह कमेटी भी बिठाई गई थी बहुत पहले, और उसने भी बताया कैसे बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इतने ज़्यादा वेल्स हैं जिनकी ज़रूरत है नहीं, और उन वेल्स को जो मतलब कि कुएँ वगैरह जो है उनको ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया गया है, ठीक है। उनका इतना ज़्यादा एक्सक्यूज़ यानी इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया गया है कि वो जितनी ज़रूरत थी नहीं। तो ये एक थोड़ी चिंताजनक रिपोर्ट के बारे में हमने आज देखा, जो वहाँ पे आप कहीं पे लिख भी सकते हो इसको, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दिखा सकते हो आंसर की मेंस राइटिंग में अपना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, वेयर एलान टर्निंग स्टेट स्टार्टेड इट। लंडन समिट ऑन सेफ यूज ऑफ AI is likely to lay out important markers for the unfolding global discourse on its regulation. As an active contributor, India will have to find its own voice on the issue. यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया है C राजा मोहन जी के द्वारा। ये खुद इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उनके सीनियर एडिटर्स माने जाते हैं, और ये फॉरेन पॉलिसी में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इनका बहुत अच्छा हाथ है। तो अगेन ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में होगा, अगेन इनकी नॉलेज है उस चीज़ में, ये एक्सपर्ट ही हैं, और हमें पता चल गया कि इंडिया का क्या इशू होना चाहिए, इंडिया की आवाज़ होनी चाहिए। तो ये हमें देखने को मिलेगा GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में। हुआ क्या है, लंदन के अंदर एक समिट हुआ है इसी हफ्ते, उसके ऊपर काम क्या था, उस समिट का उद्देश्य क्या था कि जो AI है उसको सेफ बनाना है, उसका जो यूज़ है पब्लिक के लिए या फिर ग्लोबली जो गवर्नेंस वगैरह के लिए उसका सेफ इस्तेमाल होना चाहिए। हुआ कहाँ पे है, हुआ ये है लंदन के ब्लैक चिले पार्क के अंदर, ब्लैक चिले पार्क, ठीक है। और इसी में यहाँ के लंदन के वो कौन है, यानी कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनैक है उन्होंने इसको किया है। इसके अंदर समिट के अंदर और भी देशों के कुछ जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो भी आए हुए थे, जैसे US की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, जिनका नाम है इंडियन ऑरिजिन की हैं, वो भी यहाँ पे आई हुई हैं। इसके अलावा और भी मतलब कि इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के, जो कि टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, टेक कंप्स हैं, उनके भी ऑलमोस्ट पर्सन्स इम्पोर्टेंट CEOs एंड ऑल यहाँ पे आएंगे। टोटल इसमें 100 मेंबर्स को ही बुलाया गया था, ठीक है। 100 सीट्स यहाँ पे रखी गई थी ताकि बात जो है वो अच्छे से हो सके। और इसी से यहाँ पे ये सब देखते हुए जो ऑथर है उनका बताना है कि कैसे ऋषि सुनैक जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं AI के मामले में, क्योंकि ये भी बात सच है कि शायद ये पहली ऐसी कंट्री है जो ऐसा कुछ सबमिट करा रही है। इससे पहले जापान ने AI के सेफ गवर्नेंस के ऊपर सवाल जरूर उठाए थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद ऐसे कोई सबमिट पर्टिकुलरली सिर्फ इसी चीज़ को लेते हुए नहीं चलाया, ठीक है। उन्होंने मुद्दा उठाया था, दैट इज़ डिफरेंट, उन्होंने एक पेपर भी लाया था, वो भी अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ये ऐसी पहली कंट्री होने वाली है जो इस तरीके से जाने वाली है। फिर ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं इस बात में भी बुराई नहीं है, वैसे तो ऋषि सुनैक खुद को ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना चाइना और US का है, ठीक है। ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये बहुत एडवांस है मेकिंग के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात चले तो उसके अंदर ब्रिटेन भी कुछ कम नहीं है। ब्रिटेन, ये जो ऋषि सुनैक जी हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि कैसे इसी पार्क के अंदर एलान तुरंग जो थे, एलान तुरिंग, ये एक पर्सन थे जिन्होंने हेल्प की थी मतलब कि World War II जो हो रहा था उनके सिग्नल्स को समझने के लिए, और बहुत सारी अलाई जो मतलब कि कंट्रीज़ थी उनकी इन्होंने बहुत मदद की थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ AI के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने जितनी भी रिसर्च की थी वो इसी पार्क के अंदर की थी जहाँ पे ये सबमिट हो रहा है। और इसी को याद करते हुए जो ऋषि सुनैक है वो ये बात बताते हैं कि कैसे अभी वर्ल्ड को एक सेफ़ गवर्नेंस की, एक सेफ़ AI की ज़रूरत है, और उसी के ऊपर ब्रिटेन जो है वो काम करने वाला है। और इसके अलावा और कुछ कंट्रीज़ को देखें तो जैसे EU जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनका भी मानना है कि कैसे AI को अक्रॉस यूरोपियन यूनियन हम लोग फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक रेगुलेशन करेंगे। तो EU का भी ये कुछ बोलना, उन्होंने 2 दिन
दिन पहले ही इस बात पे बात की है कि कैसे वो लोग एक कमेटी बनाने वाले हैं। वहाँ के जो सेक्रेटरी जनरल है अंटोनियो गुटेरस, ये जो वहाँ के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ये बोला है कि ठीक है, हम लोग एक बॉडी बनाएंगे और उसको एग्जामिन करने का काम देंगे कि आप लोग बताइए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इंटरनेशनल जो गवर्नेंस है एआई के अंदर। उनका मानना ये भी है कि जब ये सब लोग मिलकर एफर्ट डालेंगे ना, तब जाके अचीव किया जा सकता है कि जो डेवलपमेंट गोल चाहिए हम लोगों को। और इसके अलावा चाइना जो है उसने भी एक प्रिंसिपल सेट निकाले हैं कि चाइना प्रिंसिपली कि कैसे जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है और गुड गवर्नेंस होगी एआई के अंदर, उसके ऊपर चाइना काम करने ऑलरेडी लग चुका है। लेकिन यही बात है कि अभी तक ब्रिटेन की तरह किसी कंट्री ने सबमिट नहीं किया है। अलग अलग देशों से अलग अलग कंपनियों को बुलाना, जस्ट वो अपने खुद के अंदर ही इस काम को करने वाले हैं। जापान ने खुद के अपनी कंट्री के अंदर इस काम को किया, यहाँ पे चाइना का भी है कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रही बात इंडिया की, तो इंडिया भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल उतारू है। वो इंटरनेट जो हमारे आईटी रूल्स जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स एक्ट जो 2021 है, उसके अकॉर्डिंग भी अंदर आने वाले काम्स को आगे करना चाहता है। इसी को और प्रेरणा देने के लिए यहाँ पे जो सी राजा मोहन है वो इंडिया को बताते हैं कि इंडिया को खुद की अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। इंडिया के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो ग्लोबल जो साउथ का लीडर है और ग्लोबल साउथ के अंदर अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो वो चीज़ वो कर सकता है अगर इंडिया एआई के अंदर अपनी जो पकड़ है, अपना जो काम है, उसको और ज़्यादा मजबूत कर ले। तो यही कि इंडिया को स्पेसिफिकली आंसर तो यहाँ पे हो नहीं सकता कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्या निकलेगा अभी के लिए, क्योंकि अभी तो पता है नहीं कि आगे आने वाला क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो भी प्लेयर हैं, जो भी एआई रेगुलेशन के अंदर जो भी प्लेयर अपना रोल कर रहे हैं, उसके अंदर उनको रेगुलेट करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के खातिर एआई को अपनी आवाज़ देनी चाहिए इंडिया को आके खुद। ठीक है, इंडिया को भी रेगुलेट करने में खुद आ जाना चाहिए। जैसे और कंट्रीज़ ने भी तो स्टार्ट कर दिया ना, तो ऐसे ही इंडिया की अभी बारी है कि इंडिया सामने आए, इंडिया अपनी वॉइस दे। वो खुद भी एज अ प्रोमिनेंट कंट्री की तरह देखा जाता है पैसिफिक इंडिया जो है, इंडिया पैसिफिक रिलेशंस के अंदर। तो इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी अपना सपोर्ट यहाँ पे दिखाए। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले अगेन मैंने बोला था कि मराठा कोटा के ऊपर यहाँ पे बात होगी, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग नाउ, व्हाट कोर्ट्स हैव सेड अर्लियर। तो कोर्ट अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोर्ट ने क्या बोला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैसे मराठा जो कम्युनिटी है स्टेट के अंदर, वो ऑलमोस्ट 33% का कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है कंपोजिशन वो दिखाती है। ठीक है, और इसके सबसे अभी बात यह है कि लेटेस्ट स्टेप क्या लिए गए। पहले का मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसे 2018 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको पास भी कर दिया था कि ठीक है इतना रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन वही चीज़ 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, हटा दिया। और लेटेस्ट अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे जो मराठा लोग हैं, पीपल्स हैं, वो लोग सभी मिलके एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, सितंबर 7 से ये प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है। इसी के प्रोटेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए 5 मेंबर्स की एक कम्युनिटी बनाई गई थी 5 मेंबर्स की एक क्या बनाई गई थी, कमेटी। ओके, और इस कमेटी के अंदर जो इसके हेड है उनको बनाया गया था संदीप के शिंदे को, संदीप के शिंदे। और ये कौन है, ये खुद में फिर से एक रिटायर्ड जज हैं। इस कमेटी के अंदर कुछ टेक्निकल पर्सन भी है जो मतलब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। और अभी क्योंकि ये इसी से नाम से है, तो इन्होंने ये बताया है कि कैसे जो ये लोग हैं कि इन लोगों को मराठा जो कम्युनिटी है इनको कुणबी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये कुणबी क्या है, कुणबी क्या है, सर्टिफिकेट। कुणबी खुद में ओबीसी, कुणबी को आप ओबीसी से भी दे सकते हैं, मतलब ये रीजनल भाषा के अंदर उसका नाम कुणबी रखा हुआ है, तो इसीलिए ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो इनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसी मुद्दे पे इस पे बात होने वाली है। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं जो कि हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये भी बोला है कि 5 मेंबर की जो कम्युनिटी है वो चेक करे जितने भी, मतलब कि यहाँ पे एक शिंदे लिख दिया है मैंने, एकनाथ शिंदे, एकनाथ
शिंदे, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर सीएम हैं, उन्होंने ये बताया कि कैसे ये जो कमेटी है इसने 1.73 करोड़ डॉक्यूमेंट्स को छाना है और उनमें से उन्होंने लगभग 11,530 जो हैं वो कुनबी सर्टिफिकेट्स को भी देखा है। और ये डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? ये डॉक्यूमेंट्स हैं मराठास के रिलेटेड, और ये हिस्ट्री में बहुत पहले जाते हैं, यानी कि आज से कम 200-250 साल पहले के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अच्छे से देखा गया। इवन जब निज़ाम्स थे हैदराबाद के, तब से इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है। मैं बता रही हूँ ना, 11 मतलब ये कम नहीं होता है कि आप 1.73 करोड़ रिकॉर्ड्स को आप देख रहे हो, उनमें से छानबीन कर रहे हैं। और उसके बाद ये कम्युनिटी इस मुद्दे पे आती है कि देखिए, इनको जो ओबीसी का वो है, वो पता नहीं अब आने वाला क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले जो एक कम्युनिटी बनाई गई थी उनका बोलना था कि ओबीसी का इनको मिल जाना चाहिए। फिर उसके सेकंड बाद एक कम्युनिटी बनाई गई, कमेटी बनाई गई, उनका बोलना था नहीं मिलना चाहिए, लोग सोशली बैकवर्ड नहीं है। और अब गोयकोंडे कमीशन जो था उन्होंने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया था। अब ये कम्युनिटी क्या आंसर देने वाली है वो बात आएगी कि पहली रिपोर्ट जो है वो एक्सेप्ट तो कर ली है पैनल ने सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। 2019 में यही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में क्या रोल दिया था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे MSBCC के कहने के अकॉर्डिंग, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि कैसे 12% जो एजुकेशन के अंदर इनको रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए और 13% जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने फिर ये भी बोला क्योंकि 50% जो इंदिरा स्वामी केस में है रिजर्वेशन को, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पे थोड़ा अलग बात कही और उन्होंने बोला कि अगर पर्टिकुलर सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती हैं कि उसको बढ़ाना पड़े और वो ही उस लिमिट के अंदर अच्छा हो, तो उसको बढ़ाने में कोई बुराई है भी नहीं, मतलब उसको किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और अभी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों हटाया, यही कारण था, इसी वजह से हटाया। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें आगे आने वाले क्या क्या डेवलपमेंट होंगे। अब उससे पहले हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, और मेरे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल हमें पता चलेगा आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही कि इसमें और डेवलपमेंट क्या होंगे। फिर हम इसको आगे जाके चूज़ करेंगे कि हमें क्या इससे पढ़ना है, क्या इसमें आगे पता चलेगा। What a normal monsoon hides. This is 8th year in a row the monsoon rainfall in India has been broadly in normal range, but behind this figure lies sharp regional as well as daily variations. Climate change is one reason behind this. देखिए, ऑथर का नाम है अमिताभ सिन्हा। अमिताभ सिन्हा जी बताते हैं कि कैसे वैसे तो 10 साल में से लेके ये 8वां ऐसा साल है पिछले, जहाँ पे लगातार जितनी जो रेन है वो इंडिया को चाहिए थी मानसून में, वो इंडिया को मिल रही है, ऐसा इनका बोलना है। लेकिन ये सब देख के तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस साल भी ऑलमोस्ट 94% जो मानसून आना चाहिए था वो इंडिया में आया है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा देख के तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब कोई इंसान डीप एनालिसिस करता है, ज़्यादा अंदर जाके देखता है, तो वो देखता है कि यहाँ पे रीजनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और रीजनल डिफरेंस क्या है कि कहाँ पहले एक चीज़ उल्टी होती थी, यानी जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स थी, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन्स थे, डिस्ट्रिक्ट्स थी, उनके अंदर रेन हमेशा 100% से अबोव होती थी। लेकिन वहाँ लगातार 10 में से 7 सालों में ऐसा हुआ है कि रेन जो है वो 90% से भी ऊपर नहीं हुए, यानी कि हमेशा 100% से कम रही है। और इस साल ऐसा हुआ है कि जो वेस्टर्न इंडिया है, यानी कि गुजरात और जो इधर का महाराष्ट्र वाला पोर्शन, उसमें जो बारिश है वो 100% से ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे उत्तर बता दें कि इसका कारण हो सकता है कि एल नीनो का इफेक्ट हो। एल नीनो मैं बता चुकी हूँ क्या होता है एल नीनो। एल नीनो का मतलब होता है कि बारिश कम होगी, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास जो टेम्परेचर उठने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आनी चाहिए थी वो कमज़ोर हो जाती है, इतनी स्ट्रॉन्गली नहीं आ पाती हैं, और वो नहीं आ पाती हैं तो फिर बारिश भी उतनी तेज़ नहीं हो पाती। ये होता है एल नीनो। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका क्लाइमेट चेंज की भी है। लगातार बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर पहले जितना रेन होनी चाहिए थी, मतलब 60% ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिली है कि उनके अंदर सफिशिएंट रेन हुई ही नहीं है। यानी वही हो रहा है कि जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे होती थी वहाँ से चेंज होकर किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर चली गई है, जहाँ पे होती ही नहीं थी वहाँ पे और ज़्यादा होने लगी हैं। तो ये वेरिएशंस देखने को यहाँ पे बहुत मिलते हैं। डाटा हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इस फिगर से समझ सकते हैं कि
कैसे इंडिया की जो रेंज है सीजनल रेनफॉल जून सितंबर में कितना हुआ, 2012 में 8.236% था। यानी कि अभी तक का जो है 10 साल का आप डाटा देखेंगे 2012 से लेके 2030 तक का, तो वो ऑलमोस्ट ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल नहीं रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा है कि ओके बहुत कम है, तो जिसमें थोड़ा बहुत फालतू है, जैसे 2023-13 के अंदर थोड़ी ज़्यादा रेन हुई है, 2019 के अंदर थोड़ी ज़्यादा है, 2020 के अंदर भी ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल लग रहा है। लेकिन फिर ये बोलते हैं कि चलिए स्टेट वाइज देख लेते हैं, स्टेट वाइज डिफरेंस आना शुरू हो गया। जैसे केरला की जो मानसून रेंज हैं वो उसमें देखिए आप लगातार कितना है, कभी वो कम है कभी ज़्यादा है, कभी कम है कभी ज़्यादा है। तो ये 10 साल का जो डिफरेंस है ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। फिर नॉर्थ ईस्ट के रेनफॉल में आप डेफिशिएंसी देखिए, पहले 10% 2%, मतलब आप देखिए 10 में से सिर्फ एक ही साल ऐसा है 2020 का जहाँ पे पॉजिटिव यानी कि थोड़ी सी 100% से ज़्यादा ही यहाँ पे देखने को मिला है। उससे अलग ये लगातार माइनस में जा रहा है, लगातार वहाँ पे जो मानसून है वो कम होती जा रही है। कहाँ वो 2012 में 10% थे और कहाँ वो 2023 में 18.50% की कमी वहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि मानसून की जो वेरिएबिलिटी है वो कितनी है, कि हैवी रेंज जो होती है वो देखिए आप 2500 से लेते हुए 20-23 तक ये ऑलमोस्ट सेम है। और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल इवेंट्स कितने हुए हैं 24 घंटे के अंदर अंदर, तो कभी कम हो जाते हैं किसी साल में, किसी साल में बढ़ जाते हैं। तो ये जो वेरिएबिलिटी है, ये जो चेंजेस आ रही हैं अलग अलग रेन की वजह से, रेनफॉल अलग अलग हो रही है, तो इसमें उधर का बोलना है कि इसमें बहुत सारे मतलब रीजंस है इसके पीछे फॉर श्योर, लेकिन इसमें से एक रीजन क्लाइमेट चेंज भी है। ठीक है, और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसके ऊपर फिर सभी को काम करने की ज़रूरत है। इसके अंदर सभी को ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्यों क्लाइमेट चेंज को रोकना है, अदरवाइज़ ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसके लिए सॉल्यूशन भी बताते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज को रोकना है यानी क्लाइमेट चेंज को चेंज करना है, तो अभी के लिए सबसे पहले ग्रीन हाउसेज जो गैसेज हैं उनका इमिशन जो है वो बिल्कुल कम कर देना चाहिए, क्योंकि ऑथर के अकॉर्डिंग यही एक ऐसा कारण है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, राइट। और ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाती हूँ। मान लीजिए ये सन है, ठीक है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है जो कि बहुत सारी उनमें बटा हुआ है लेयर्स में। नीचे सबसे नीचे क्या आता है, ट्रोपोस्फेयर आता है, उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्राटोस्फेयर आता है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे स्ट्राटोस्फेयर है, यहाँ पे मेसोस्फेयर है, उसके ऊपर यहाँ पे एक्सोस्फेयर है और फिर आइनोस्फेयर है। तो ऐसे कुछ करके हमारा एटमॉस्फेयर बटा हुआ है अलग अलग स्फेयर्स के अंदर। और जहाँ पे ये ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ को मैं थोड़ा सा ग्रीनिश और ब्लूइश बना रही हूँ क्योंकि दिखती ही ऐसी है। और यहाँ पे अर्थ है, दिस इज़ अर्थ। अब जब सन की जो लाइट है वो नीचे आती है तो वो आती है शॉर्ट वेव्स में, ओके। शॉर्ट वेव्स में सन की जो है एनर्जी वो नीचे आ रही है और ये अर्थ के ऊपर जाती है। फिर अर्थ भी कुछ को तो बादल ही वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ बादल, जो कि वैसे ट्रोपोस्फेयर में होने चाहिए। अभी 1 मिनट के लिए आप लोग इस चीज़ को भूल जाइए कि कौन सी लेयर क्या है, यहाँ पे बादल है। तो ये क्या करते हैं, कुछ जो हीट्स आती है उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। शॉर्ट वेव्स आ रही, इन्होंने वापस भेज दिया, या फिर कुछ को खुद कंज्यूम कर लिया कि ठीक है मैं रख लेता हूँ, वापस कर दिया। उसके अलावा जो ओजोन लेयर है वो भी थोड़ा बहुत वापस करते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर से कुछ परसेंटेज जो है वो 41% तक जो है वो वापस हो जाता है, उल्टा वापस ही सन के पास या एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाता है। फिर जो बचा हुआ 59% तक आता है, वो कुछ आने के बाद आइस का जो पोर्शन है अर्थ के ऊपर जो सबसे ज़्यादा यानी कि 95 से 98% तक जो जितनी भी सनरेज उसके ऊपर आती है वो उन सब को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। पानी जो होता है जहाँ पे डीप मतलब कि ओशंस वगैरह, ये क्या करते हैं, ये सबसे कम रिफ्लेक्ट करते हैं ये ज़्यादातर को, क्योंकि गहरे हैं। सन की जितनी वेव्स आ रही है नीचे तक ले जाते हैं और जस्ट 5% तक ये लोग रिफ्लेक्ट भी कर देते हैं। ग्राउंड की बात आती है तो ये जो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ग्राउंड के सन रेज को ग्राउंड पे आने के बाद यानी कि ग्रास के आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फिर भी वो लोग 70 to 80% रखते हैं और 20 से 30% को वापस भेज देते हैं।
अब ये क्या होगा कि बैलेंस हो जाएगा, जितना इन लोगों ने रखा उतना ही अर्थ वापस भेज भी देगी। और ये 100, मान लीजिए 100 यूनिट आई थी, तो एक बार 100 यूनिट को अर्थ कंज्यूम करेगी, जितना उसको चाहिएगा 30-40 यूनिट उनको लेगी, जितना होगा वापस रख देगी, नेक्स्ट डे उसे फिर से चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, अगर ऐसा चलता रहे तो ना गर्म नहीं होगी अर्थ, राइट, जैसा उसका एटमॉस्फेयर है, जैसा उसका पूरा का पूरा टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ रही है तो अर्थ को जितना वापस भेजना चाहिए था अर्थ उतना वापस भेज नहीं पा रही है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो मैंने अभी आप लोगों के सामने बनाया है दिस पिंक वाला, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है इकट्ठी हो जाती हैं ऊपर जाने के बाद, मीथेन वगैरह, क्लोरोफ्लोरो गैसेज, और ये क्या करती हैं, जब सन रेज शॉर्ट वेव्स में आती हैं तो अर्थ हमेशा उनको लॉन्ग वेव्स में वापस भेजती है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज उसको ट्रैप कर देती हैं, वो उसको आगे ही नहीं जाने देती, यहाँ से इसको क्रॉस ही नहीं करने देती। अब अगर यहाँ से नहीं क्रॉस हो रही है तो हमें ये भी पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ज़मीन के पास यानी ट्रोपोस्फेयर है वो वार्म होता है, उसके ऊपर वाली जो स्फेयर होती है वो कोल्ड होने लग जाती है, उससे ऊपर वाली कोल्डर होने लग जाती है, उससे ऊपर वाली और एक समय के बाद जाने के बाद आइनोस्फेयर जो है वो फिर से वार्म हो जाती है। और यहाँ पे कोल्ड और वार्म का जो ये रिलेशन है ये हमें टेम्परेचर इन्वर्जन के अंदर देखने को मिलता है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि वार्म से ठंडे की तरफ जाना चाहिए, यूजुअली ऐसा होता है, लेकिन अगर बीच में ठंडा है नीचे और ऊपर गर्म है तो ये क्या हो गया, बीच में टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन। तो ये चीज़ है, ये इम्पैक्ट ऐसा है जो हमारे अर्थ जो है उसको ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा के रखता है। ये ऊपर अर्थ से जाने नहीं देता है, वापस फिर से आ तो रही है यहाँ से, ऐसा नहीं है कि आने वालों को रोक रहा है, बट ये जाने नहीं दे रहा है, जो अर्थ से वापस जाने चाहिए थे उनको जाने नहीं दे रहा है रेस को। और इसीलिए अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है। होना उल्टा चाहिए कि यहाँ से जो पानी ऊपर गया है यहाँ पे कोल्डर में जाके वो इकट्ठा होके बादल बन जाना चाहिए, फिर वापस आके मतलब कि रेन हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये वार्म होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा तो यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर में बादल दिखते हैं वो हो सकता है कि आने वाले कुछ तो नहीं बट इवेंचुअली जितनी गर्मी के हिसाब से कि वो बादल यहाँ पे बनने ही बंद हो जाए और रेन ना देखने को मिले, क्योंकि बादल बनते ही कंडेंसेशन के प्रोसेस से। और कंडेंसेशन कहाँ होता है, जहाँ पे टेम्परेचर स्लो हो जाता है और हवा जो है वो भारी होने लग जाती है, उसके ऊपर जो प्रेशर है यानी टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाता है, तब ये प्रोसेस देखने को मिलता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ग्रीन हाउस का जो इमिशन है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इमर्जन नहीं करेंगे तो वो हाउस ख़त्म हो जाएगी, गैस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हर गैस की अपनी एक लाइफ है। ठीक है, अगर कार्बन की लाइफ देखी जाए तो 5,500 जो साल है वो ऑलमोस्ट 5,210 साल ये कार्बन की आधा जीवन है कि आज आपने 1 ग्राम कार्बन को छोड़ दिया है, अब ये इतने साल तक ऑलमोस्ट 10,500 साल तक कार्बन क्या करेगी, रहेगी एटमॉस्फेयर के अंदर, फिर उसकी डेथ होगी वो अलग बात है। तो ये हम लगाते हैं। उसके बाद ये और मैकेनिज्म भी बोलते हैं, कहते हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मतलब कि आगे बढ़ के जस्ट ऐसा कर सके कि हम क्या कर सकते हैं एलिमिनेट, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि अब तो एक्टिव प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आप लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, डिजास्टर्स होने वाले हैं, नॉट डिजास्टर बट कुछ भी अनफोर्सिन इवेंट कुछ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इसलिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहो। अर्बन फ्लडिंग जैसे इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे, उससे अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारी आईपीसीसी ने ये सब चीज़ें बताई थी ना, आईपीसीसी जो कि इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो इसने ऑलरेडी ये चीज़ बताई थी अलग अलग गवर्नमेंट्स के जो सभी देशों के लोगों ने मिलकर कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंडिया जैसे, पाकिस्तान जैसे जो भी है थोड़े इधर साउथ वेस्टर्न कंट्रीज है, इस पर तो हद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। एप्पल अलर्ट ट्रिगर्ड बाय पैटर्न ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक। अब ये आर्टिकल क्या है, देखिए इसमें क्या हुआ है ना कि एप्पल के जो फ़ोन हैं उन्होंने जो भी उनके कुछ यूज़र्स हैं उनके पास एक मैसेज भेजा है, ठीक है, अलर्ट मैसेज भेजा है, जिसको अलर्ट नहीं बोलते हैं कि आपके पास कोई अलर्ट मैसेज आ जाए। उन्होंने उस मैसेज के अंदर बताया कि आपके जो फ़ोन है उस पर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होने की संभावना दिख रही है, तो आप लोग अपने आप को मतलब ठीक कर लीजिए। उन्होंने बताया कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ गाइडलाइंस दी। उन्होंने बोला एक लॉकडाउन मोड है उसको लगा दीजिए फ़ोन में। ये लॉकडाउन मोड क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि एप्पल को कैसे पता कि ये जो अटैक हो रहे हैं, जो
मालवेयर माल फंक्शनिंग हो रही है वो स्टेट ही करवा रहा है। तो इसी के लिए कुछ लोगों ने जो इंडियन एक्सप्रेस के उन्होंने एप्पल से बात की और एप्पल ने ये बताया कि एप्पल का खुद का एक मतलब कि जो देखिए नॉर्मल जो साइबर अटैकिंग होती है ना वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। वो लोग क्या करना चाहते हैं, मोस्टली वो लोग जस्ट फाइनेंशियल लॉस करना चाहते हैं जिसके ऊपर भी वो कर रहे हैं साइबर अटैकिंग। लेकिन जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है वो माल फंक्शनिंग अलग तरीके से होती है, उसमें आपके ऊपर निगरानी रखी जाती है ताकि वो आपका कुछ ऐसा पर्सनल डिटेल्स को निकाल सके, कुछ ऐसा आपके बारे में पता चल सके जिससे आपकी इमेज को पब्लिक करने के बाद खराबी हो, क्योंकि उनका बेनिफिट बस इतना ही होता है। ये सब जानने के बाद उन्होंने एप्पल का खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर वो फ़ोन्स को मतलब वो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर इस चीज़ को पहचान लेता है कि कौन सा अटैक स्टेट स्पॉन्सर्ड लग रहा है, मतलब उन्होंने कुछ उसमें रिदमिक डाली हुई है, और कौन सा आपको नॉर्मल साइबर अटैक लग रहा है। इसी को ध्यान रखते हुए एप्पल का ये भी बताना है कि मतलब कि जब अगर हम इससे ज़्यादा कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे तो जो और ज़्यादा मतलब कि बन रहे हैं सॉफ्टवेयर वगैरह इनफॉर्मल, तो वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है उनको पता चल जाएगा कि क्या कैसे करके वो एप्पल का इस जो एल्गोरिदम है या जो ये सॉफ्टवेयर या जो ये मैकेनिज़्म है इसको काउंटर किया जा सकता है, इसको मतलब कि पागल बनाया जा सकता है बिल्कुल सीधी सी भाषा में। तो ये भी कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ अटैक जो शायद एप्पल से डिटेक्ट ही ना हुए हों, ऐसा एप्पल का खुद का बोलना। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि शायद फॉल्स अलर्ट चले गए हों, कि शायद वो नहीं किए गए हों और एप्पल के एल्गोरिदम को लगा हो शायद ऐसा है। लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं कि फिर भी इसके चांस बहुत हाई है कि अगर एप्पल कोई आपको अलर्ट भेज रहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड का तो वो शायद ठीक ही भेज रहा है। ये होती है बातें, ये था मुद्दा। अब क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर कुछ लोगों के पास, जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास ये जो अलर्ट है वो इंडिया के अंदर भी आया है अभी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो राघव चड्ढा है, आप पार्टी के ये एक नेता है, MP हैं राज्यसभा में, ऑलमोस्ट सबसे छोटी उम्र के, तो इन्होंने ये बात उठाई है कि कैसे जो पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर था उसको भी 2021 के अंदर इंडिया में लाया गया था और सेंटर के ऊपर ये एलिगेशन लगी थी कि कैसे ये जो पेगासस है जो कि इजराइल की एक कंपनी ने बनाया हुआ है उसका इस्तेमाल किया है इंडियन पॉलिटिशियंस के ऊपर। उस समय ये बात भी एप्पल के जो फ़ोन्स हैं उनके अकॉर्डिंग पता चली थी, और उससे भी ज़्यादा ये बात पता चली थी जब एक रिपोर्ट आई गई थी, छापी गई थी पेगासस के बारे में, और उसमें ये बात बोली थी कि इंडिया के अंदर भी इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसी मुद्दे को लेते हुए बहुत सारे जो MPs वगैरह अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने इन एलिगेशंस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि फंडामेंटल राइट है एक प्राइवेसी का लोगों के पास, उसको जाहिर रखने के लिए 3 जो मेंबर है उनका बेंच बनाया, और उसमें खुद आज के जो CJI हैं हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ वो खुद उसमें शामिल थे। और उसके बाद उसके अंदर कुछ टेक्निकल लोगों को रखा गया, जिसके अंदर जो टेक्निकल कमेटी थी 3 मेंबर थे, जिसके पहले मेंबर थे डॉक्टर नवीन कुमार। और नवीन कुमार है कौन, मतलब इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ देखा जाए तो ये थे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के वहाँ के डीन थे। दूसरे जो यहाँ पे मेंबर थे 3 मेंबर कमेटी थे, दूसरे मेंबर इसमें देखे गए थे हमें डॉक्टर प्राभरण P। तो ये कौन थे, ये केरला की जो अमृता विश्वविद्यालय है उसके ये प्रोफेसर थे वहाँ पे। उसके अलावा जो 3rd मेंबर थे वो थे डॉक्टर अश्विन अनिल गुमास्ते। ये कौन थे, ये थे जो IIT बॉम्बे है और वहाँ का जो इंस्टीट्यूट चेयर एसोसिएट प्रोफेसर ये वहाँ पे एज अ काम कर रहे थे। तो ये लोग वहाँ पे थे और इन लोगों ने ऑलमोस्ट 25 फ़ोन्स को जिन्होंने एलिगेशन लगाया था उनको अपने पास रखा, उनकी जानकारी की, उनका इस्तेमाल किया। और उसके बाद उन्होंने लगाया कि ऐसा नहीं है कि पेगासस के खिलाफ कोई ज़्यादा सबूत मिलने नहीं है। 5 फ़ोन ऐसे मिले हैं जिनके अंदर कोई मालवेयर फंक्शन हुआ है, किसी ने अटैक किया है, लेकिन क्योंकि वो ऐसा नहीं बताया जा सकता कि वो पेगासस ने ही किया था। ठीक है, इसके ऊपर 3 रिपोर्ट्स निकल के आई। 2 रिपोर्ट्स तो कोर्ट ने पब्लिकली अनाउंस कर दी थी, और एक जो रिपोर्ट थी उसको सील्ड कवर रखा गया, उसके बारे में बात नहीं की गई, यानी कि उसको सील के अंदर ही रखा गया। और उसके बाद ये भी बोला गया था कि 4 वीक के बाद दोबारा से इसके ऊपर हियरिंग होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि कैसे सेंटर ने बिल्कुल भी उनका साथ नहीं दिया, यानी कि बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया। और
उसके बाद में आज तक यहाँ पे कोई सुनवाई देखने को नहीं मिली है इस मुद्दे के ऊपर। उसके बाद 4 हफ्ते के बाद जो होनी चाहिए थी उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि ये टॉपिक अभी था तो बता दिया गया। टेक्नोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के अंदर जो साइंस इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी वहाँ पे आता है। लास्ट आज के आर्टिकल्स पे हम चलते हैं, पेज है इकोनॉमी का, और वहाँ पे पहला आर्टिकल है इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट स्लिप इन अक्टूबर, सऊदी अरेबिया बोर्ड रिबाउंड फ्रॉम सितंबर लो। तो पहले हमें कैसे पता था कि क्योंकि रशिया के साथ जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल लेने लगे थे। हम एवरेज डेली का जो है 1.78 मिलियन के जो बैरल्स होते हैं वो लेने लगे थे। इतने ज़्यादा बैरल्स इंडिया ने लिए हैं क्योंकि रशिया ने इंडिया के लिए अपना जो ऑयल है वो चीप कर दिया था। क्यों कर दिया था चीप? क्योंकि और कोई कंट्री यूरोपियन जो है वो उनसे खरीद नहीं रहे थे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे थे बिकॉज ऑफ दिस इन्वेजन ऑन यूक्रेन के ऊपर जो उन्होंने इन्वेजन किया था उस वजह से। लेकिन इंडिया को क्योंकि वो इंडियन रुपी के अंदर, डॉलर में तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसीलिए आरबीआई लेके आया था इंडियन रुपी प्लस जो ये रूबल होता है रशिया का, ठीक है, रूबल। तो हम लोग आपस में ही कोई बात नहीं, इसी के साथ हम करेंगे, डॉलर के साथ हमें करना ही क्यों है, उसकी वजह से इंडिया को चीप लग रहा था। उसके बाद इंडिया के जो टॉप है यानी कि किन किन के साथ इंडिया क्रूड लेता, तो सबसे पहले नंबर पे आता है रशिया, दूसरे नंबर पे आता है इराक, तीसरे नंबर पे आता है सऊदी अरेबिया। ओके, सऊदी अरेबिया। तो ये 3 ऐसी कंट्रीज़ है जिनके जो टॉप इम्पोर्टर है इंडिया के लिए, यानी कि इंडिया यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करता है। और ये रशिया के साथ अभी कुछ कमी देखने को मिले क्योंकि रशिया का और भी तो ज़्यादा लोग अब लेना शुरू हो गया और रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हट गए हैं। रशिया का जो पार्ट है 35% इंडिया की जो डिमांड है वो रशिया ही कंप्लीट करता है, और सऊदी अरेबिया के लिए डिमांड 18% तक है और इराक के लिए ये 25% है। ठीक है, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा बटा हुआ है, इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में कुछ था नहीं देखने को। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, सेकंड क्वार्टर जीडीपी नंबर विल सरप्राइज ऑन अपसाइड दास। देखिए, कब से जियोपॉलिटिकल जो भी टेंशन्स अभी हो रही हैं वर्ल्ड के अंदर, कभी यूक्रेन रशिया, कभी अभी इजराइल वाला पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि सभी जो कंट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ इससे कम हो जाएगी। लेकिन हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये खुद पहले एक सिविल सर्वेंट भी रह चुकी हैं, उसके बाद से इनको गवर्नर बनाया, 2 बार ये रीअपॉइंटेड हो चुकी हैं अभी तक। पहले इनकी देखिए, गवर्नर के बारे में आए गए तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि गवर्नर का जो मतलब अपॉइंटमेंट होता है वो सिर्फ 3 साल का टेन्योर होता है कि आप 3 साल तक गवर्नर रह सकते हैं, लेकिन आप रीअपॉइंट हो सकते हैं, दोबारा से आपको अपॉइंट किया जा सकता है। तो अभी 2021 के अंदर ही इनको रीअपॉइंट भी किया गया है। ओके, तो खैर आगे देखते हैं कि इनका बताना है कि इंडिया की तो जीडीपी है वो बहुत अच्छी बढ़ रही है, और जो इंडिया जिस हिसाब से सोच रहा था, अभी कुछ पहले क्वार्टर्स के बारे में आया था अप्रैल से जून वाले में, तो 7.8 के ग्रोथ जो है इंडिया ने दिखाई थी। लेकिन अभी और शॉक कर देगा ये डाटा, क्योंकि ये इससे भी ज़्यादा अप जाने वाला है, और ये इनका बोलना है सेकेंड क्वार्टर का। तो चलिए, आज का न्यूज़पेपर होता है ख़त्म। हैव ए नाइस डे, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्प्रिंटर्स जो भी यहाँ पे हैं, और बाय, हैव ए गुड डे।